हेलो फ्रेंड्स, आई एम राज एंड यू कैन सी आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने कोशिका देखा, कोशिका का सिद्धांत देख लिया, कोशिका की खोज किस प्रकार हुई ये भी देख लिया हमने, कोशिका सिद्धांत को बढ़ाया किसके द्वारा गया है ये भी चीज़ देखी हमने, क्या पॉइंट जोड़ा गया उसके अंदर जिसके द्वारा कोशिका सिद्धांत बढ़ गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी, कोशिका सिद्धांत देखा हमने, ठीक है ना। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आए हैं कोशिका जो जीवन की आधारभूत इकाई है उसका लेक्चर नंबर 3 के अंदर, ठीक है ना। तो कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई का हम लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं और जो कि हम सभी जानते हैं कोशिका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे या सही नहीं लगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर नंबर 3 को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास कोशिका सिद्धांत था वो आ चुका था, परंतु अभी तक हमने इसके अपवाद नहीं देखे। हम जानते हैं कि कोई भी थ्योरी को आने से पहले, कोई भी सिद्धांत को आने से पहले उस पर परीक्षण किए जाते हैं, उस पर प्रयोग किए जाते हैं और फिर उस सिद्धांत को दिया जाता है। परंतु कोशिका सिद्धांत के आने से पहले इसके ना तो कोई प्रयोग किए गए थे ना परीक्षण किए गए थे। सिंपल सी बात है कि कोशिका सिद्धांत पहले दे दिया गया था और फिर बाद में इसका परीक्षण किया गया, बाद में इसका प्रयोग किया गया और इसके द्वारा कई सारे अपवाद इसको देखने को मिले। अब सबसे बड़ा जो अपवाद देखने को मिला वो होता है विषाणु, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत में जो सबसे बड़ा अपवाद देखने को मिला वो विषाणु मिला। दूसरे नंबर पे आया म्यूकर और राइजोपस जो कि फंजाई के अंदर देखने को मिलते हैं, सिनोसाइटिक होते हैं, प्रोटोजोआ एंड मैमेलियन कोशिका और जीवित कोशिका, ठीक है ना, जो कि बिना केंद्रक होती है इसमें और उच्च विकसित जीव में जो क्रिया करते हैं परंतु उनकी एक कोशिका वो नहीं कर सकती, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ये हमें कई सारे इसके अपवाद देखने को मिले। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि विषाणु क्यों अपवाद है, म्यूकर और राइजोपस क्यों अपवाद है, प्रोटोजोआ अपवाद में क्यों आया, मैमेलियन कोशिका अपवाद के अंदर क्यों आई। सबसे पहले हम बात करते हैं विषाणु की, ठीक है ना। अब विषाणु के अंदर होता क्या है, तो विषाणु का यदि आप एक सिंपल सा डायग्राम देखें तो विषाणु का इस प्रकार हम डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर प्रोटीन के आवरण पाए जाते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रोटीन का लेयर है, ठीक है ना, प्रोटीन का लेयर है। ओके, तो यहाँ पे प्रोटीन की लेयर होती है और यहाँ प्रोटीन की लेयर होती है और इसके अंदर हमारे केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे केंद्रक पाया जाता है, परंतु यहाँ पे हमें कोशिका नहीं देखने को मिल रही, कोशिका काय नहीं देखने को मिल रही, यानी कि कोशिका भित्ति देखने को भी नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे को कोशिका से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो देखने को नहीं मिल रही है, परंतु इसमें एक प्रोटीन का आवरण होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से कोशिका के अंदर अपवाद की कैटेगरी में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और इसी पॉइंट के थ्रू हम कह सकते हैं कि सभी जीव किसके द्वारा बने होते हैं, कोशिका के द्वारा बने होते हैं। परंतु ये जहाँ जो हमें विषाणु देखने को मिल रहा है वो तो कोशिका के थ्रू बना हुआ ही नहीं है। ये तो प्रोटीन और न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के द्वारा बना हुआ है, केंद्रक के द्वारा बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हमें कोशिका नहीं देखने को मिलती है। ओके, इसी कारण से ये सबसे बड़ा अपवाद माना जाता है। ओके, यदि अब हम बात करें म्यूकर और राइजोपस की, तो जब तक आपसे पूछा ना जाए, जब तक आपको ऑप्शन में ये दिया ना जाए, तब तक आप इसका बस ध्यान ही रखेंगे और कोई भी मतलब इससे रिलेटेड जब आंसर होता है वो ना देंगे, ठीक है ना। तो देना नहीं है आपको आंसर, जब तक आपसे पूछा ना जाए, ठीक है ना। जब आपसे पूछा जाए जब भी आप उसको आंसर देंगे। ओके, तो म्यूकर और राइजोपस क्या है, तो इसको हम देखते हैं। तो ये एक फंजाई होते हैं और ये मतलब अपवाद कैटेगरी के अंदर क्यों आए, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि इसमें कई सारे केंद्रक आपस में जुड़े हुए रहते हैं। सिंपल सी बात है, केंद्रकों का समूह यहाँ पे देखने को मिलता है और केंद्रकों के समूह के कारण ये अपवाद की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इसमें भी कोशिका नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इसमें केवल हमें नाभिक देखने को मिल रहा है, केंद्रक देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। नाभिक भी कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं। तो इसमें केवल केंद्रक देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, केंद्रक देखने को मिल रहा है और इसके अंदर कोई हमें कोशिका देखने को नहीं मिलती, कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलती। सिंपल सी बात है कि
म्यूकर और राइजोपस भी हमारे अपवाद की कैटेगरी में आते हैं। ओके। और अब हमारा है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ को अपवाद की कैटेगरी में क्यों लिया गया? क्योंकि प्रोटोजोआ यदि हम एक मतलब देखें कि जो हमारे पास कोशिका होती है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार देखें कि कोशिका जो हमारे पास कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका एक कोशिका मानी जाती है जिसके अंदर क्रियाएं चलती रहती हैं। परंतु प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है कि प्रोटोजोआ एक कोशिका होती है और इसके अंदर कई सारे मतलब कामों को बांट दिया जाता है। ठीक है ना, ये वाला अलग काम करेगा, यानी कोशिका के अंदर भी, एक कोशिका के अंदर भी कई सारे कामों को बांट दिया गया। तो सिंपल सी बात है कि ये भी अपवाद की कैटेगरी में आया, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि सबसे छोटी कोशिका जो कि क्रिया कर सकती है वो होती है एक कोशिका। ठीक है ना, इससे छोटी कोशिका क्रिया नहीं कर सकती, परंतु एक कोशिका के अंदर भी कामों को बांट दिया गया, आपस में क्रियाओं को बांट दिया गया, इसी कारण से वहाँ पे ये अपवाद की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है ना, सब सेलुलर डिवीजन कर दिया गया, कोशिकाओं के स्तर पर कार्य का बंटवारा कर दिया गया। ओके। अब हम बात करते हैं मैमेलियन कोशिका या फिर सीप ट्यूब की बात करें तो ये हमारे इसके अंदर क्यों आए? ठीक है ना। तो एक रक्त कोशिका होती है, ठीक है ना, मैमिलियन कोशिका में रक्त कोशिका होती है जो कि अपवाद की कैटेगरी में आती है। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम आरबीसी को देखें, ठीक है ना, आरबीसी को देखें यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं को देखें, तो इसमें क्या होता है कि हमारे अ, बाहर से एक कोशिका का आवरण पाया जाता है। ठीक है ना, बाहर से एक कोशिका का आवरण पाया जाएगा, इसके अंदर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होते हैं, इस प्रकार के पाए जाते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब देखने को मिलते हैं रक्त कोशिका के अंदर। ठीक है ना, तो आरबीसी देखने को मिलता है और उस आरबीसी के अंदर हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। हमने क्या बात करी कि एक आवरण पाया जाता है, उसके अंदर हमें आरबीसी देखने को मिलता है और उस आरबीसी के अंदर हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। और परंतु यहाँ पे हमें केंद्रक देखने को नहीं मिलता है। तो एक सामान्य कोशिका के अंदर हमें केंद्रक देखने को मिलता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि केंद्रक ही पूरी कोशिका को संभालता है। ठीक है ना, केंद्रक ही पूरी कोशिका को संभालने का कार्य करता है। सिंपल सी बात है कि कोशिका के अंदर हमने केंद्रक देखा था, ठीक है ना, उसके अंदर डीएनए देखा था। ठीक है। ओके। इसी आधार पर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर उसको बांटा है। ओके। तो सिंपल सी बात है कि आरबीसी के अंदर हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पे केंद्रक देखने को नहीं मिलता, न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, इसी कारण से ये भी अपवाद की कैटेगरी में आया। इसी प्रकार हमारे सीव ट्यूब में भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना, सीव ट्यूब में भी ऐसा होता है, जो हमारे पास फ्लोएम होते हैं तो उसमें भी ये इसी प्रकार मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो वो भी अपवाद की कैटेगरी में होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उच्च विकसित जीव के अंदर। अब जैसे कि कोई भी ह्यूमन की बात कर लीजिए, मानव की बात कर लीजिए, तो वो बोल सकते हैं। ठीक है ना, वो बोल सकते हैं, परंतु यदि उनकी एक कोशिका निकाल दी जाए, ठीक है ना, एक कोशिका को निकाल दिया जाए तो वो एक कोशिका बोल सकती है क्या? वो ऐसे बोलें कि मतलब तुम बोल के बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो ऐसा क्या बोलेंगी वो? नहीं। ठीक है ना, तो वो बोल नहीं सकती एक कोशिका, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कई सारी मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल सी बात है कि कई सारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर ऊतकों का निर्माण कर चुकी है, टिश्यूज लेवल पर जा चुकी है। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे एक कोशिका वर्क नहीं कर सकती है। ठीक है ना, तो उच्च विकसित जीव में जो क्रिया होती है उसकी कोशिकाओं में वो नहीं देखने को मिलती। जैसे कि आदमी बोल सकते हैं, परंतु उनकी एक कोशिका बोल नहीं सकती है। लेकिन इतने सारे मतलब यहाँ पे इतने सारे अपवादों को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा अपवाद कौन सा है? विषाणु है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा अपवाद विषाणु होता है। फिर फंजाई में म्यूकर और राइजोपस आते हैं, प्रोटोजो आते हैं, मैमेलियन कोशिका, सीव ट्यूब सेल, उच्च विकसित जीव। ठीक है ना, तो ये हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, इसके अंदर अपवाद की कैटेगरी में, एक्सेप्शंस की कैटेगरी में। ओके। अब यदि आप कन्फ्यूजन हो रहे हो कि मतलब कंफ्यूज हो रहे हो कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हालांकि शायद मैंने पिछले वीडियो में दिया है कि नहीं दिया, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, तो मैं इस वीडियो में जरूर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है कि मतलब एक कोशिका होती है, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है ना, तो उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है
और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण पाया जाएगा। ठीक है ना, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब इसके अलावा भी कुछ और चीज पाई जाती है, तो कोशिका के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है ना, डीएनए भी पाया जाता है। ओके, तो ये दो चीजें हमें एक स्पेशल से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेशली आपको इसको विशेषतः ध्यान रखना होगा कि केंद्रक और डीएनए पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। हालांकि और चीजें भी पाई जाती है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इनकी भी बात करेंगे। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे, जब इसके अंदर जो चीजें उपस्थित होती हैं वो जब बात करेंगे। ठीक है ना। परंतु अभी आपको ध्यान रखना है कि कोशिका के अंदर दो मेन चीज होती है, जो कि होती है केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण पाया जाता है। लेकिन यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, और डीएनए में इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या कमी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक बाहर से एक कोशिका पाई जाती है, और मतलब इस प्रकार एक कोशिका होती है और इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, परंतु इसके अंदर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और केंद्रक पाया जाता है, परंतु केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना। और यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण देखने को मिलता है। तो ये हमारा इस प्रकार का एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा। प्रो यानी कि प्रीमिटिव टाइप का पुराने प्रकार का केंद्रक। ठीक है ना, कैरियोटिक मतलब केंद्रक। ओके, सिंपल सी बात है। डीएनए और केंद्रक पाया जाता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता। इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि नई प्रकार की कोशिका। ठीक है ना। अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन क्या है क्या नहीं है। तो डीएनए में जब आप हिस्टोन प्रोटीन को कंडेंस करते हैं, यानी कि डीएनए को भी किसी न किसी चीज में लपेटना होगा। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि हिस्टोन प्रोटीन की घिरनियां पाई जाती हैं, उसमें लपेटा जाता है, कंडेंस किया जाता है। तो कंडेंस कर दिया जाता है, फिर वो किसका निर्माण करती है, क्रोमोजोम का निर्माण करती है। ठीक है ना। तो क्रोमोजोम का निर्माण करती है। और ये क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है, तो क्रोमोसोम भी बोलते हैं इसे कई लोग। तो क्रोमोसोम, क्रोमो वर्ड आया है क्रोमा से। ठीक है ना, क्रोमो वर्ड आया है क्रोमा से आया है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को कलर करना। ठीक है ना, कलर करना यानी कि रंग देना। ठीक है ना। तो रंग देने को हम क्या कहते हैं, क्रोमो कहते हैं। और सोम का मतलब होता है वहां पे बॉडी। ठीक है ना, यानी कि कोई भी शरीर को जब आप रंग देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है, यानी कि एक चीज के ऊपर वो लपेटी जाती है, डीएनए को लपेटा जाता है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन होता है। और जब इसको कंडेंस किया जाता है ऊपर से और नीचे से दबाया जाता है आपस में, तो वो किसका निर्माण कर देते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण कर देते हैं। तो ये हमारी नई प्रकार की कोशिका हो जाती है। और पुरानी प्रकार की कोशिका में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं देखने को मिलता है, और केंद्रक में केंद्रक आवरण नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो इतनी बात आप ध्यान में अभी रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिकीय टोटिपोटेंसी क्या है। तो कोशिकीय टोटिपोटेंसी आप सभी जानते होंगे कि टोटिपोटेंसी क्या है, यानी कि एक कोशिका के द्वारा पूरे पादप का निर्माण हो जाना, पूरे शरीर का निर्माण हो जाना। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे टोटिपोटेंसी। एक कोशिका के द्वारा जब पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पूरा जीव बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। अब ये कोशिकीय टोटिपोटेंसी यहाँ पे पूरा सही से दिया गया है कि यह दैहिक कोशिका की वह क्षमता होती है जिससे संपूर्ण जीव निर्मित हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि दैहिक कोशिका की वह क्षमता है, एक कोशिका की वह क्षमता है जिसके द्वारा वो पूरा होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पूरा जीव वहां पे बन जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1902 में एबरलैंड ने की थी। ठीक है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और इसे हम कहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, पौधों के अंदर आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि पौधे में दैहिक कोशिका की जो क्षमता होती है वो देखने को मिलती है, जिसके द्वारा जो पौधा होता है वो पूरा पादप बन जाता है। ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि इसको आसानी से पौधों के अंदर देखा जा सकता है। और 1902 में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक ने इसे दिया था, जो कि हैवर्लैंड थे, और स्टीवार्ड ने बाद में इसका प्रयोग किया था। ठीक है ना, प्रयोग द्वारा इसका सत्यापित सत्यापित किया था। ठीक है ना। इतने बात आप ध्यान में रखेंगे।
दैहिक कोशिका की वह क्षमता जिसके द्वारा पूरा जीव बनाया जा सकता है वो हमारा टोटिपोटेंसी कहलाता है। और इसे 1902 में हैवर्लैंड द्वारा दिया गया था और स्टीवार्ट ने इसको बाद में प्रयोग द्वारा सत्यापित किया था। अब कोशिकीय टोटिपोटेंसी के उपयोग क्या है इसके बारे में भी हम जान लें। तो उत्तक संवर्धन में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि एक सेल ली जाती है, यानी कि एक कोशिका ली जाती है और उस कोशिका के द्वारा पूरा शरीर का निर्माण, पूरे जीव का निर्माण कर दिया जाता है। तो वही तो हमारी टोटिपोटेंसी है। सिंपल सी बात है, उत्तक संवर्धन के अंदर इसका काम में लिया जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन में भी इसका काम में लिया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, यानी कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पादपों का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे सूक्ष्म प्रवर्धन होती है। और ये किसके आधार पर हो रही है? कोशिकीय टोटिपोटेंसी के आधार पर, क्योंकि इसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है? कोशिकीय टोटिपोटेंसी देखने को मिल रहा है, यानी कि कोशिकीय टोटिपोटेंसी के थ्रू ही हमारा जो पूरा पादप बन रहा है ना। तो ऐसे तो है नहीं कि वो अपने आप ही बन जाएगा, कोशिकीय टोटिपोटेंसी देखने को मिलेगा जब भी वो पूरा पादप बनेगा। तो इसी कारण से उत्तक संवर्धन के थ्रू जब आप कहीं पर कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगा लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन की जो विधि होती है वो कहते हैं, ठीक है ना। और विषाणु मुक्त पौधों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जब आपको वायरस फ्री प्लांट चाहिए, विषाणु मुक्त पौधे चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि, क्योंकि यदि हम देखें तो पौधा उतनी तेजी से ग्रो करता है जितनी तेजी से विषाणु नहीं कर सकते। ये हमारे विषाणु है और ये हमारा पौधा है। तो पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर लिया और विषाणु कम तरह से, यानी कि अच्छी तरह से ग्रो नहीं किया, वृद्धि नहीं किया। तो आपका यहाँ पे ये इस प्रकार की लाइन जा रही है, ठीक है ना। तो इसमें जो ऊपर का भाग है, शीर्ष विभज्योतक है, शीर्ष विभज्योतक, इसको निकाल लिया जाता है और फिर इसके द्वारा पूरे पादप का निर्माण कर दिया जाता है, जिसके अंदर कोई भी वायरस नहीं लगा हुआ होता है। क्योंकि हमने देखा कि इसके अंदर जो वायरस थे वो यहीं तक पाए जा रहे थे, ठीक है ना, यहीं तक पाए जा रहे थे, क्योंकि वायरस उतनी तेजी से वृद्धि नहीं कर पाए जितनी तेजी से पौधा कर लिया है, ठीक है ना। और मानव निर्मित बीज के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि एक जब कोई प्राकृतिक रूप से बीज नहीं मिलते हैं तो मानव निर्मित बीज का हम यहाँ पे यूज करते हैं। वो मानव निर्मित बीज कैसे बनाए जाते हैं? तो एक मतलब दैहिक कोशिका ली जाती है और उस दैहिक कोशिका के चारों ओर कैल्शियम एल्जिनाइट का आवरण लगा दिया जाता है, जिसके द्वारा जो वो पूरा क्या बन जाता है? एक बीज बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मानव निर्मित बीज के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कोशिका टोटिपोटेंसी का उपयोग हमने किसमें कर लिया? उत्तक संवर्धन में, सूक्ष्म प्रवर्धन में, विषाणु मुक्त कोशिका के निर्माण में और मानव निर्मित बीज के निर्माण में। ओके, तो ये चीज हमारे कोशिका टोटिपोटेंसी और कोशिका टोटिपोटेंसी के उपयोग के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कि आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो हमारे पास सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। जो हमारे पास सबसे छोटी कोशिका होगी वो कौन सी होगी? माइकोप्लाज्मा होती है, जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और माइकोप्लाज्मा किसके अंदर देखने को मिलती है? जीवाणुओं के अंदर, ठीक है ना। जब आप जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको माइकोप्लाज्मा देखने को मिलेगा। ओके, तो जीवाणु के अंदर हमें माइकोप्लाज्मा देखने को मिलता है, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका होती है और इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। परंतु और जीवाणुओं की बात करें, ठीक है ना, तो अन्य जीवाणुओं की बात करें तो उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? उनके अंदर हमें कोशिका भित्ति देखने को मिलती है, परंतु इसका जीवाणुओं का एक अपवाद होता है, वो होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा ही इनका अपवाद होता है जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है ना। तो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे कि जीवाणुओं के अंदर सामान्य तौर पर कोशिका भित्ति देखने को मिलती है, परंतु माइकोप्लाज्मा जो कि जीवाणु के अंदर ही आता है, तो इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं देखने को मिलती है। इसी कारण से ये जीवाणु के अंदर अपवाद भी माना जाता है, ठीक है ना। और माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका होती है, इसका दूसरे नाम भी होते हैं, तो इसको एमएलओ भी कहा जाता है, ठीक है ना। एमएलओ यानी कि मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म और प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इसके दो नाम है, एमएलओ एंड पीपीएलओ, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म और प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ये दो नाम है इसके। ओके, सबसे छोटा जीवाणु होता है डायलिस्टर न्यूमोसिंटस। अभी हमने जो ऊपर बात करी है वो कोशिका भित्ति उसके अंदर नहीं पाई जा रही थी, परंतु सबसे छोटी जो जीवाणु की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो जिसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जा रही है, ठीक है ना। जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती उसमें सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा होता है।
और जिसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? डायलिस्टर न्यूमोसिंटस होता है। ठीक है ना, तो इतनी बात का आप ध्यान में रखेंगे। और फिर नीचे बताया गया कि सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका है शत्रुमुर्ग का अंडा। यदि आप एक शत्रुमुर्ग के अंडे को लें तो वो सबसे बड़ी जंतु कोशिका के अंदर आता है। ठीक है ना, और सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है एसिटाबुलेरिया, जो कि एक कोशिक होता है और हरीश शैवाल होता है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, शैवाल के अंदर आता है एसिटाबुलेरिया। ओके, तो ये सबसे बड़ा एक कोशिक पादप होता है। ओके, अब इसके बाद बताया गया कि सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है, तो फाइबर ऑफ रेमी, जो कि 55 सेंटीमीटर की पादप कोशिका होती है। और सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। नर्वस सिस्टम होता है जो कि 19 सेंटीमीटर की होती है। जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं वो 19 सेंटीमीटर के होते हैं, तो ये सबसे लंबी जंतु कोशिका के अंदर आती है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? तो स्पाइरलम वोलेंटस। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्र का आवरण नहीं पाया जाता और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, और छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका से अधिक सक्रिय होती है। ठीक है ना, इतनी बात का आप ध्यान में रखेंगे। जो हमने ऊपर तक यहाँ पे ये चीजें बताई, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। अब यहाँ से हमारा है कि छोटी कोशिका बड़ी कोशिका से अधिक सक्रिय होती है। ठीक है ना, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि यदि हम कोई छोटी कोशिका लें और एक बड़ी कोशिका लें, एक बड़ी कोशिका लें और एक छोटी सी कोशिका लें, तो सक्रिय कौन सी होगी, उसमें एक्टिव कौन सी होगी? तो छोटी कोशिका सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। ठीक है ना, और बड़ी कोशिका उतनी एक्टिव नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं हमारे सरफेस वॉल्यूम रेशियो पर। ठीक है ना, जो हमारे पास सतह और आयतन का अनुपात होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, तो उसके ऊपर उनके अनुपात के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यदि हम कोशिका को एक क्यूब की तरह मान रहे हैं। ठीक है ना, तो मान ही रहे हैं हम यहाँ पे कि कोशिका एक क्यूब की तरह हमने ले लिया। ठीक है ना, क्यूब की तरह हमने मान लिया, तो ये हमारे पास एक प्रकार की कोशिका होगी। यदि हम इसकी लेंथ एक ले लें, विड्थ एक ले लें और इसकी हाइट एक ले लें, तो सिंपल सी बात है कि इसका आयतन कितना देखने को मिलता है हमें? आयतन देखने को मिलता है हमें 1:1, क्योंकि हमारा आयतन का फॉर्मूला क्या है? लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई। ठीक है ना, तो लंबाई एक है, चौड़ाई एक है, ऊंचाई भी एक है। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आयतन में एक हो जाएगा। अब यदि इसका सतह क्षेत्रफल लेते हैं तो सतह क्षेत्रफल हमें कितना देखने को मिलता है? तो इसका सतह क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सतह क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्यूब के अंदर, तो उसे निकालते किस प्रकार है? 6 इंटू हमारे पास लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है ना, 6 इंटू यानी कि 6 से लंबाई, 6 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो लंबाई कितनी है? एक है। चौड़ाई कितनी है? एक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 × 1 = 6 हो जाता है, और फिर 1 को दोबारा गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 ही आता है। ठीक है ना, तो हमारा सिंपल सा आंसर आ जाता है कि सतह क्षेत्रफल इसका 6 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास 1 1 और 1 यानी कि लंबाई भी एक थी, चौड़ाई भी एक थी और ऊंचाई भी एक थी, उसके अंदर अनुपात कितना आया? 6:1। 6 क्या है हमारे पास? सतह क्षेत्रफल है और 1 उसका आयतन है। ठीक है ना, तो इसका अनुपात 6:1 आया। अब यदि आप 2 लेकर माने कि हमने 2 लंबाई ले लिया, 2 चौड़ाई ले लिया और 2 ही उसका ऊंचाई ले ली, तो सिंपल सी बात है वहां पे उसका आयतन कितना आएगा? तो आयतन आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, तो आयतन कितना आ जाएगा? 8। ठीक है ना, और यदि सतह क्षेत्रफल देखते हैं तो सतह क्षेत्रफल यदि हम देखें तो सतह क्षेत्रफल में क्या है कि 6 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 12 दूना 24। ठीक है ना, 24 आ गया। अब यदि हम इसका अनुपात लें तो 24, क्योंकि हम इधर सतह क्षेत्रफल मान रहे हैं, तो 24:8। ठीक है ना, तो ये हमारा सतह क्षेत्रफल है और ये हमारा आयतन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि 8 और 8 × 3 = 24 कट जाता है। सिंपल सी बात है, 3:1 बचता है। पिछले वाले में कितना था? यदि हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक ले रहे थे जब हमारा 6:1 आ रहा था, जब हमने लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 2 2 2 ली तो उस प्रकार में हमारा 3:1 आया। ठीक है ना,
तो सिंपल सी बात है कि हमारा सतह क्षेत्रफल घट रहा है, ठीक है ना, सतह क्षेत्रफल घट रहा है परंतु आयतन तो उतना ही है। यदि हम अब 3-3 मानते हैं, ठीक है ना, कि 3 लंबाई है, 3 चौड़ाई और 3 ही उसकी ऊंचाई है, तो ऐसे में क्या होएगा आयतन, तो ऐसे में आयतन आ जाता है हमारे पास 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है ना। और यदि हम माने इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 6 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, सिंपल सी बात है कि 45 आ जाता है, ठीक है ना। तो 27 और 45 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 45 नहीं आएगा, 54 आएगा, ओके 54 आएगा, ओके। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई है, तो 54 आएगा, आप सुधार लीजिएगा। तो 6 × 3 यानी कि 6×3 = 18, 18×3 = 54 आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा सतह क्षेत्रफल आया 54, ठीक है ना, सतह क्षेत्रफल 54 आया और आयतन 27 आया, ठीक है ना, 27 एकम 27, 27 दूना 54, ठीक है ना। तो 2:1 यानी कि 2:1 का अनुपात आया इसमें। सिंपल सी बात है कि 1 में तो हमारा 6:1 आ रहा था, 2 लेने पर हमारा 3:1 आया और 3 लेने पर हमारा 2:1 आता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आयतन तो सेम है, आयतन तो सेम है, परंतु यहाँ पे सतह क्षेत्रफल घटते जा रहे हैं। और जहाँ पर सतह क्षेत्रफल घटता जाता है तो वहाँ पे उसका सक्रियता भी घटती जाती है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा मतलब सतह क्षेत्रफल होगा उतनी ज़्यादा वो सक्रिय होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने 6:1 लिया था, तो यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका थी, उसके अंदर 1 और 1 लंबाई चौड़ाई 1-1 था, ठीक है ना। जब हमने बड़ी कोशिका ले ली 2-2-2 यानी कि 2 उसका लंबाई मान लिया, 2 उसकी चौड़ाई मान ली और 2 उसकी ऊंचाई मान ली, तो उसका सतह क्षेत्रफल घट गया, इसी के कारण वो सक्रिय नहीं है। जब हमने 3 लिया तो वहाँ पे भी उसका और सतह क्षेत्रफल और घट गया। तो सिंपल सी बात है कि जितनी ज़्यादा हम बड़ी कोशिका लेते हैं तो उसका सतह क्षेत्रफल घट जाता है और वो कम सक्रिय होती है, और जितनी छोटी कोशिका लेंगे उसका सतह क्षेत्रफल अधिक होता है और इसी कारण से उसकी सक्रियता भी, एक्टिवनेस भी अधिक होती है, ठीक है। तो छोटी कोशिका बड़ी कोशिका से अधिक सक्रिय होती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कोशिका का आकार 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला होता है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार, और दूसरा है नाभिक की निरंतर क्षमता को देखते हुए। सिंपल सी बात है कि यदि वो छोटी सी कोशिका होगी, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो सिंपल सी बात है कि वो इधर से भी न्यूट्रिएंट्स ले सकती है, इधर से भी पोषक तत्वों को ग्रहण सकती है, और इधर से भी और इधर से भी। सिंपल सी बात है, चारों तरफ से वो पोषक तत्व ले सकती है और अधिक मात्रा में ले सकती है। परंतु जब आप उसे बड़ी कर देंगे तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर आयतन बढ़ गया और इसी कारण से उसका सतह क्षेत्रफल घट गया। अब जब सतह क्षेत्रफल उसका घट गया, सिंपल सी बात है कि वो पोषक तत्वों को कम ग्रहण करेगी, क्योंकि कोशिका का क्षेत्रफल जब अधिक होता है तो वो पोषक तत्वों को अधिक ग्रहण करती है। या आप ऐसे ध्यान रखिए कि जमीन अधिक होगी, जमीन का सतह क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसमें आदमी अधिक आएंगे, परंतु जब जमीन का कम क्षेत्रफल होगा तो उसमें आदमी कम आते हैं, ठीक है ना। या फिर घर की बात कर सकते हैं कि जमीन अधिक होगी तो वहाँ पे घर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे जमीन कम होगी, सतह क्षेत्रफल कम होगा, तो वहाँ पे घर भी कम देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार हमारी एक कोशिका, बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका लें तो बड़ी कोशिका में क्या है कि जमीन कम हो जाती है, यानी कि उसका सतह क्षेत्रफल कम हो जाता है, उसी कारण से वो पोषक तत्वों को ग्रहण कम करती है, ठीक है ना। उसके अंदर आने का जो मार्ग था वो कम हो गया, इसी कारण से वो पोषक तत्व नहीं ले पा रही उतनी मात्रा में, परंतु उसके अंदर आयतन बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे छोटी कोशिका में पोषक तत्वों को वो आसानी से ले रही है, तो उसका आयतन सही है। तो सिंपल सी बात है कि पोषक तत्वों को और ऑक्सीजनों को वो लेती है, तो उनके अनुसार इसका साइज निर्भर करता है, उसका आकार निर्भर करता है। यदि वो बड़ी है और रहना चाहती है तो वो क्या करेगी कि अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी। मॉडिफाई किस प्रकार करेगी, वो इस प्रकार मतलब मॉडिफाई कर लेगी, ठीक है ना। तो वो इस प्रकार मतलब मॉडिफाई कर लेती है, ओके। तो यहाँ पे ये जो कोशिका मॉडिफाई होगी यानी कि अपना आकार बदल लेती है, और उसके कारण वो उतनी ही बड़ी है परंतु अपने आप को मेंटेन कर पाती है, यानी कि अपना सतह क्षेत्रफल बढ़ा लेती है, और जिसके कारण वो चारों तरफ से अपने पोषक तत्वों को ले सकती है, ठीक है ना। यदि हम एक बड़ी कोशिका को ही ले लें तो बड़ी कोशिका के अंदर छोटी सी केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना, छोटा सा केंद्रक पाया जाएगा, तो वो पूरी बड़ी कोशिका को संभाल नहीं सकता, ठीक है ना। पूरी बड़ी जो कोशिका है उसको संभाल नहीं सकता, तो वो क्या करता है कि 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। जब वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, इस प्रकार होता है कि हमारी एक कोशिका है, उसके अंदर वो केंद्रक संभाल नहीं पा रहा कोशिका को, तो वो क्या करेगा, 2 भागों में
बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब जब वो 2 भागों में बढ़ जाता है तो उसके कारण कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है ना। जब कोशिका के अंदर 2 भागों में वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब इसी के कारण वो छोटी कोशिका के अंदर आ जाती है। तो कोशिका विभाजन भी इसी प्रकार होता है। यानी कि कोशिका विभाजन किस लिए होता है? कोशिका विभाजन इसी कारण से होता है कि उसकी जो सक्रियता है वो बनी रहे, वो पोषक तत्वों को अधिक ग्रहण कर सके, ऑक्सीजन को अधिक ग्रहण कर सके, क्योंकि हमारा जो जीवन का आधार है वो ऑक्सीजन ही है। जब आप ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे तो सिंपल सी बात है कि आपकी मृत्यु संभव है। तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को लेना जरूरी है। इसी कारण से कोशिका अपना आकार बदल सकती है या फिर कोशिका विभाजन कर सकती है, ठीक है ना। और नाभिक की निरंतर क्षमता को देखते हुए यदि आप नाभिक को देखते हैं तो नाभिक यदि ग्रहण मतलब एक कोशिका है और उसके अंदर नाभिक उस कोशिका को संभाल पा रहा है तो ठीक है, नहीं संभाल पा रहा है तो जब भी वहां पे आकार बदलता है वो या फिर 2 कोशिकाओं में विभाजित करता है कोशिका को, ठीक है ना। तो नाभिक की क्षमता कितनी है कितनी नहीं है उसके आधार पर, ओके, वो जो कोशिका है वो अपना आकार बदलती है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो आपको बताई गई हैं कि 2 महत्वपूर्ण कारक जो कोशिका के आकार में योगदान देते हैं। अब कोशिका के आकार में 2 चीज योगदान देते हैं। एक तो होता है नाभिक कोशिका काय अनुपात, सिंपल सी बात है कि हमने जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो देखा था उसी का है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक अनुपात। और कोशिका का सतही क्षेत्रफल, ये यदि कोशिका का सतही क्षेत्रफल अधिक होगा तो सिंपल सी बात है वो ज्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण करेगी। तो मान के चलिए कि जो कोई बड़ी कोशिका है, ठीक है ना, बड़ी कोशिका है तो वो उसका न्यूक्लियस छोटा सा है, वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, संभाल नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, वो जो कोशिका है वो क्या करेगी कि वो हमारे पास कोशिका डिवाइड भी नहीं होना चाहती, यानी कि बट भी नहीं सकती, सिंपल सी बात है, कोशिका विभाजन नहीं करना चाहती, तो वो क्या करेगी अपने ऊपर की साइड उभार संरचना देखने को उसके मतलब मिल जाता है, ठीक है ना। इसी कारण से वो उसके अंदर आकार सा जो बदलते हैं वो, तो वो आकार सा अपने बदल लेती हैं, ठीक है ना। वो जब आकार बदल लेंगी तो सिंपल सी बात है उसका सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो उसको आसानी से संभाल सकता है। जब सतह क्षेत्रफल बढ़ गया है तो वो पोषक तत्वों को अधिक ले सकती है। तो अपना सतह क्षेत्रफल भी वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि सतह क्षेत्रफल बढ़ाना चाहती है या फिर कोशिका विभाजन करना चाहती है। और नाभिक कोशिका काय अनुपात यानी कि सरफेस वॉल्यूम रेशियो के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। सतह और आयतन का जो अनुपात था उसके ऊपर भी निर्भर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका का आकार जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। यदि हम बात करें कोशिका का आकार की, कि हाथी का कोशिका कि हाथी हमारा जो हाथी होगा उसकी कोशिका हमें बड़ी देखने को मिलेगी और शेर की कोशिका छोटी देखने को मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोशिका का आकार जीवों के आकार पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है कि हाथी बड़ा है तो हाथी के अनुसार उसकी कोशिका भी बड़ी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंदर भी छोटी कोशिका ही देखने को मिलेगी क्योंकि छोटी कोशिका अधिक सक्रिय होती है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक कोशिक जीवों में सतह आयतन अनुपात बहुत कम कम होता है। जब एक कोशिक जीवों की बात करें तो इसके अंदर सतह आयतन अनुपात बहुत कम होता है। सिंपल सी बात है कि सबसे छोटी कोशिका है, सतह क्षेत्रफल कम देखने को मिलता है, वहाँ पे सतह आयतन अनुपात कम देखने को मिलता है। इसी कारण से वो अधिक सक्रिय भी नहीं होती है, ठीक है ना। एक कोशिक जो होते हैं वो अधिक सक्रिय भी नहीं होते हैं और इसी कारण से वो ज़्यादा मतलब कार्य को नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। परंतु बहुकोशिक जीवों में हमें ऐसी अक्षमता देखने को नहीं मिलती, यानी कि वो सक्रिय होते हैं और सारे काम को कर सकते हैं बहुकोशिक जीव, परंतु एक कोशिक जीव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात का आप ध्यान में रखेंगे, ओके। अब हम कुछ खिड़की खोल के कुछ बाहर की चीजें देखते हैं जो कि हमें देखने को मिलती है कि ओमनी वीवम एक्स वीवो का अर्थ क्या होता है कि सभी जीवन जीवन से ही आता है, यानी कि जो पुराने जीवन है वो किसके द्वारा आते हैं, नए जीवन से आते हैं। यानी कि जो हमें पास नया जीवन मिल रहा है, ठीक है ना, कोई भी जीव जो बन रहा है वो किसके द्वारा बनेगा, पुराने जीव के द्वारा बनेगा, यानी कि पुराने जीवन से ही नया जीवन मिलता है, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था, ये हमारे लुईस पास्टर जी ने कहा था कि 1862 में ये कहा था कि जो हमारे पास सभी जीव होते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, पुराने जीवों के थ्रू आते हैं। पुराने जो जीव होते हैं उनसे बच्चे पैदा होते हैं और उसी के द्वारा सभी जीव आते हैं, नए जीव आते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जीव के अंदर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। तो पुराना जीवन के थ्रू ही हमारा नया जीवन आता है, ठीक है ना। तो नया जीवन किसके थ्रू आता है, पुराने जीवन के थ्रू। अब बड़ी कोशिकाएं कुछ अद्वितीय तकनीक का उपयोग करते हैं जिससे उनका सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जैसे माइक्रोविलाई में बदल जाती है, सीधी हो जाती है, लंबी हो जाती है, ट्यूबुलर हो जाती है, आदि आकृति के अंदर वो बदल जाती है। अपने सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वो किसी भी आकार के अंदर बदल जाती है, वो माइक्रोब्राइल यानी कि इस प्रकार हमारी एक कोशिका है
और इस कोशिका के अंदर माइक्रोलाइफ बना लेगी, इस प्रकार के कुछ उभार जैसी संरचना बना लेगी। तो सिंपल सी बात है कि वो अपने आकार को भी बदल लेती है। इसके कारण उसके सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, उसके सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वो कई सारे आकार को बदलती है। वो सीधी भी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, लंबी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मतलब आकार को बदलती रहती है। ओके, आगे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका को क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि बिना ऊर्जा के कोई भी कोशिका कार्य नहीं कर सकती। कोई भी जीव जब आप देखते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। एनर्जी किससे मिलती है, ऊर्जा किससे मिलती है, उन्हें भोजन से मिलती है। तो वो भोजन लेते हैं और भोजन के द्वारा उन्हें ऊर्जा मिलती है। सिंपल सी बात है कि वो ऊर्जा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें कई सारी क्रियाएं करनी है। अब वो ऊर्जा लेते कि उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि उन्हें कई सारी क्रियाएं करनी है। तो सिंपल सी बात है कि प्रत्येक कोशिका को क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो रोजाना भोजन लेते हैं। तो सभी तंत्र लगातार एंट्रोपी की ओर भी बढ़ते रहते हैं। अब जैसे कि आप माने तो भोजन क्यों लेते हैं, जैसे कि आप भोजन क्यों लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपको क्रिया करनी है। कौन सी क्रिया करनी है ये तो हमें नहीं पता कि कौन सी क्रिया करनी है। आज तक कोई बताया नहीं है कि कौन सी क्रिया करनी है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यही क्रिया नहीं होती, और भी क्रिया है। जैसे कि हम बात करें एंट्रोपी की, ठीक है ना, एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या है कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं लगातार टूटती रहती है, यानी कि कई सारी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं और कई ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं हमारे शरीर के अंदर जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है ना। यदि वो क्रियाएं लगातार होती रहें तो हम मर सकते हैं, ठीक है ना, हमारी मृत्यु हो सकती है। तो सिंपल सी बात है कि उस क्रिया को, यानी कि हमारे शरीर के अंदर डिसऑर्डर वे में कुछ क्रियाएं चलती रहती है, डिसऑर्डर वे में कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। तो उस क्रिया को हमें ऑर्डर वे में लाना रहता है, यानी कि सीधी जो उल्टी प्रक्रिया चल रही थी उसको सीधी प्रक्रिया में लाना रहता है, ऑर्डर वे में लाना होता है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे पास नष्ट हो रही थी कोशिकाएं, तो उससे नई कोशिकाएं बनानी रहती है। जब नष्ट हो जाती हैं तो सिंपल सी बात है उसको मेंटेन रखने के लिए हमें नई कोशिका बनानी पड़ेगी। यानी कि 12 कोशिका, उसमें से 6 नष्ट होगी तो 6 दोबारा बनानी पड़ेगी। जब भी तो हमारे पास 12 कोशिका रहेंगी ना, तो सिंपल सी बात है हम नई कोशिका बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमें एंट्रोपी हमारी लगातार बढ़ती रहती है, यानी कि हमें डिसऑर्डर वे में लगातार जाते रहते हैं हम। सिंपल सी बात है, डिसऑर्डर वे में हम लगातार जाते रहते हैं। तो हमें ऑर्डर वे में लाना पड़ता है, ऑर्डर वे में आना पड़ता है। इसके कारण हम ऊर्जा लेते हैं, यानी कि हमें नेगेटिव एंट्रोपी की जरूरत होती है। नेगेटिव एंट्रोपी का मतलब ऑर्डर वे में आना रहता है। इसी कारण से हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। और कोशिका एक खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है, ठीक है ना। कोशिका के अंदर कुछ नहीं है। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक आवरण पाया जाता है, डीएनए देखने को मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलते हैं। कई में होते हैं और कई में नहीं होते हैं। राइबोसोम देखने को मिलता है। इस प्रकार हमारे कई चीजें देखने को मिलती है। परंतु यदि आप कोशिका की बात करें तो कोशिका एक खुला तंत्र होता है, ठीक है ना, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। ओके, अब आप एक और चीज देख सकते हैं यहाँ पे, ये लास्ट स्लाइड में, कि स्लाइडेन और स्वान के पेपर का टाइटल क्या था। यदि आप देखें, स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो उनका जो पेपर था उसका टाइटल क्या लिया था उनने, शीर्षक क्या लिया था, तो सिंपल सी बात है, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये उनका शीर्षक था पेपर का, कि माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। ओके, कैलस क्या होते हैं, कैलस होते हैं हमारे पास, कोशिका जब लगातार विभाजित होती है तो वह कैलस का निर्माण करती है, यानी कि बंच ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का गुच्छा। एक कोशिका को यदि हम देखें तो कोशिका के एक कोशिका के थ्रू कई सारी, मतलब उसके अंदर बंच जैसी, गुच्छे जैसी संरचना बन जाती है। और इसी गुच्छे जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, ठीक है ना। तो कोशिकाओं में लगातार वृद्धि होती रहती है, वो विभाजित होती रहती है, जिसके द्वारा कोशिका का एक गुच्छा बन जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, कैलस कहा जाता है। और बहुकोशिकीय कोशिका उपयुक्त क्यों होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो उपयुक्त क्यों होते हैं, कि वो छोटी कोशिका को बनाए रखने के लिए उपयुक्त होते हैं। उनके अंदर लगातार कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, जिसके कारण कोशिकाएं छोटी होती रहती हैं और सतह क्षेत्रफल बढ़ता रहता है, जिसके कारण वो अधिक क्रियाशील होती हैं, ठीक है ना। और वो सुरक्षा भी करती हैं बाहर से कोई भी हानिकारक चीजों की सुरक्षा करने में, यानी कि एक लेयर बाहर की साइड पाई जा रही है कोशिका की, तो सिंपल सी बात है वो हमारी प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है ना। और कई सारे लेवर की कार्य करती है, सिंपल सी बात है कई सारे कार्य भी करती है, ठीक है ना। तो
बहुकोशिकीय जीव इसीलिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि वो छोटी बनाए रखते हैं कोशिका को और सुरक्षा करते हैं अपनी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा कुछ चीजें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, और ये वाला जो आपके लिए लेक्चर है वो ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारे लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।